हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने बेसिकली डिसीजंस देखे थे जो फाइनेंशियल स्ट्रेटजी बनाने के लिए लेते हैं। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं आगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेटजी एट द डिफरेंट हायर लेवल। तो डिफरेंट लेवल पे हम स्ट्रेटजीज देखेंगे कैसे कैसे काम करती है। स्ट्रेटजीज आर डिफरेंट लेवल आर आउटकम ऑफ द डिफरेंट प्लानिंग नीड्स। बेसिकली अलग अलग लेवल पे जो स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं वो आउटकम के हिसाब से बनाई जाती हैं कि क्या आउटकम हमें किस स्टेज पे लेना है और उसी की प्लानिंग हम करेंगे। देयर आर द थ्री लेवल ऑफ द स्ट्रेटजी। तीन लेवल की स्ट्रेटजी होती है: कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल और फंक्शन लेवल या डिपार्टमेंट लेवल। कॉर्पोरेट लेवल कैसे काम करता है? कॉर्पोरेट लेवल बेसिकली आपकी कंसर्न होती है सिलेक्शन ऑफ अ बिजनेस इन विच ए कंपनी शुड कम्पीट। बिजनेस का सिलेक्शन करता है कॉर्पोरेट लेवल कि कौन सा बिजनेस हम करेंगे जिसमें हमारी कंपनी कम्पीट करेगी विद द डेवलपमेंट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ पोर्टफोलियो बिजनेस। और किस तरह के बिजनेसेस किए जाएंगे जिसके थ्रू, और कैसा पोर्टफोलियो बनाया जाए जिसके थ्रू हमारे बिजनेस की डेवलपमेंट हो और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बने, सहयोग बने, सबके बीच में आपसी तालमेल। बेसिकली आप इससे रिलायंस ग्रुप देख सकते हो, टाटा ग्रुप देख सकते हो, इनके मल्टीपल बिजनेसेस हैं। तो ये इसका एक एग्जांपल है। सो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी में तीन चीज़ें बेसिकली देखी जाती हैं। थ्री बेसिक क्वेश्चंस होते हैं: वेदर द स्ट्रेटजी वुड वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्टिव। जो स्ट्रेटजी है आपकी वो काम करेगी कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए। डिटरमाइन द काइंड एंड नंबर ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। किस तरह के रिसोर्सेज चाहिएंगे स्ट्रेटजी को पूरा करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए। कंसर्न विद द स्टेक होल्डर सेटिस्फेक्शन। स्टेक होल्डर्स का सेटिस्फेक्शन कैसा होगा, वो सेटिस्फाई है भी या नहीं। और जो फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल चीज़ों से। बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी बेसिकली होती क्या है सेकेंड लेवल पे? बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी एक प्रॉफिट सेंटर की तरह होगी जो इंडिपेंडेंटली प्लान करेगी अदर बिजनेस यूनिट ऑफ द कॉरपोरेशन को। लाइक हमारी बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी बेसिकली कोऑर्डिनेशन देखती है ऑपरेटिंग यूनिट्स का और डेवलप करती है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोडक्ट्स के बीच में। जो बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी हमारे मिडिल लेवल पे आती है, ऊपर कॉर्पोरेट लेवल ने सपोज स्ट्रेटजी बना दी कि हम 6 बिजनेसेस करेंगे अपने: ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी, पेट्रोकेमिकल्स, रिटेल और कंसल्टिंग, और साथ में मैन्युफैक्चरिंग। तो बिजनेस लेवल क्या करेगा? अब उसने तो स्ट्रेटजी बना के डिसाइड कर दिया इतना पैसा लगेगा, इतनी चीज़ें लगेंगी, लेकिन बिजनेस लेवल क्या चीज़ देखेगा? बिजनेस लेवल ये देखेगा कि ये बिजनेस कितने कोऑर्डिनेशन होंगे आगे जाके, क्या क्या इनमें रिसोर्सेज रहेंगे, इनकी जो ऑपरेटिंग यूनिट्स हैं वो कैसे काम करेंगी, और हम एक सस्टेन और डेवलप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे ले सकते हैं इन प्रोडक्ट से, ताकि सारे एक साथ मिलकर काम करें और वो बेटर बना सके। तो ये चीज़ बिजनेस लेवल देखता है। फंक्शन लेवल क्या देखता है? जो फंक्शन लेवल देखता है ऑपरेटिंग डिवीज़न, बेसिकली ऑपरेशंस कैसे हो रहे हैं डिवीज़न या डिपार्टमेंट पे। फंक्शन लेवल जैसे आपका परचेज डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, ये जो स्ट्रेटजीज़ हैं आपके फंक्शन लेवल पे बनती हैं। तो ये लोग ये देखते हैं कि आपका जो हर एक डिपार्टमेंट है, परचेज लेवल कैसे काम कर रहा है, सेल्स लेवल कैसे काम कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या फंक्शंस है, क्या क्या वैल्यू चेन है जिसमें चेंजेस करने की ज़रूरत है। और जो फंक्शन लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हायर स्ट्रेटजीज बेसिकली जो ऊपर से आपकी बन के आई हैं उन्हीं को इम्प्लीमेंट किया जाता है सही से। और प्रॉब्लम देखी जाती है अगर कोई आ तो नहीं रहा। बेसिकली आपकी इंफॉर्मेशन देखी जाती है कस्टमर के फीडबैक पे, रिसोर्स और कैपेबिलिटीज़ देखी जाती हैं किस लेवल से आपकी हायर स्ट्रेटजी बेस्ड है। जो हायर स्ट्रेटजी डेवलप की जाती है फंक्शन यूनिट के हिसाब से वो ट्रांसलेट कर दी जाती है फिर एक्शन प्लान में। लाइक हायर लेवल पे एक स्ट्रेटजी बनी कि हम 50,000 यूनिट बनाएंगे एक महीने में। फंक्शन लेवल पे क्या है, उस चीज़ को एक एक्शन प्लान बना दिया कैसे बनाएंगे, कितनी मशीनें लगेंगी, कितने प्लांट मशीनर लगेगा, अकम्प्लिश करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए। तो ये चीज़ें बेसिकली हमारी हायर लेवल इस फंक्शन लेवल पे देखी जाती है। प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें फंक्शन लेवल पे होती हैं। फंक्शन प्लानिंग क्या है यहाँ पे? फंक्शन प्लानिंग बेसिकली बैकबोन है बिजनेस का, बिजनेस प्लानिंग का और कॉर्पोरेट प्लानिंग का। हेल्प करता है आपके फिजिबल एरियाज़ को डिफाइन करने में जो ऑपरेशंस के हिसाब से हो रहे हैं फॉर ऑल टाइप ऑफ द एक्टिविटीज़। जितने भी एक्टिविटी चाहिए हैं डिटरमाइन करने फिजिबल एरियाज़ को, और डिफाइन करता है ओवरऑल प्लानिंग को, फ्रेमवर्क्स को कि कैसे ये काम करेंगे। लाइक आपको डिफाइन करता है कि कहाँ पे कितना पैसा चाहिएगा, किस एक्टिविटी को सही से करना है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग उस चीज़ को आप बना सकते हो। सिस्टमेटिक अप्रोच है जिसमें फाइनेंशियल प्लानर हेल्प करता है कस्टमर की मैक्सिमाइज करने में एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज को by utilizing the financial tool to achieve the financial goal। बेसिकली आपके पास
10 करोड़ रुपए हैं और उसको आपको अपनी वेल्थ बिल्ड करनी है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू एक कस्टमर की हेल्प की जाती है कि कैसे उस 10 करोड़ पे आप एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हो जो आपके रिस्क के हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। तो फाइनेंशियल प्लानिंग उसमें हेल्प करती है। 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के: फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल टूल और फाइनेंशियल गोल्स। फाइनेंशियल प्लानिंग इंडिविजुअल के लिए, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है? प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ मीटिंग द वंस लाइफ गोल थ्रू द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द फाइनेंस। प्रोसेस है जिसके थ्रू एक बंदे के लाइफ के गोल्स को मीट किया जाता है प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द फाइनेंस करके। जो गोल है ये हो सकता है कि उसको घर खरीदना है या अपने बच्चों की शादी के लिए बचाना है या प्लानिंग के करनी रिटायरमेंट के लिए, तो ये गोल हो सकता है। उसकी प्रोसेस में बेसिकली स्पेसिफिक स्टेप्स होते हैं जो हेल्प करते हैं उसको एक बिग पिक्चर देखने में और कहाँ पे उसके फाइनेंसेस यूज़ होंगे और कैसे यूज़ होंगे वो चीज़ें करने में। जो फाइनेंशियल प्लानिंग का आउटकम बेसिकली फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव होता है, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग होते हैं, फाइनेंशियल मेजर होते हैं जो इवेलुएट करते हैं कॉर्पोरेट परफॉर्मेंसेस को। जो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव आपके डिसाइड किए जाते हैं एट द वेरी आउटसेट और द रेस्ट ऑफ डिसीजन कैन बी अंडरटेकन। फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव पहले सबसे पहले डिसाइड किए जाते हैं, उसके बाद ही जो आपके बाकी डिसीजन वो लिए जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग। जो ऑब्जेक्टिव है कंसिस्टेंट होना चाहिए आपका कॉर्पोरेट मिशन और ऑब्जेक्टिव के साथ। लाइक आपका मिशन क्या है कॉर्पोरेट का, उसके साथ कंसिस्टेंट होना चाहिए। हेल्प करता है एनालाइज करने में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को जो कॉर्पोरेट और दूसरे कोर्सेज ऑफ एक्शंस के अकॉर्डिंग हमने देखी है। फाइनेंशियल मेजर हैं जैसे रेशियो एनालिसिस हो गया, आपका एनालिसिस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया। ये इवेलुएट करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी को, कैसे हम लोग काम करेंगे। नेक्स्ट है इंटरफेस ऑफ द फाइनेंशियल पॉलिसी एंड स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। बेसिकली स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट और फाइनेंशियल पॉलिसी का क्या इंटरफेस है? इंटरफेस ऑफ द स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी विल बी क्लियरली अंडरस्टूड। ये बेसिकली क्लियरली समझा जा सकता है। वी अप्रिशिएट द फैक्ट दैट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज मनी। बेसिकली सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट किसी ऑर्गेनाइजेशन का मनी होता है कि हम पैसा लेके आएंगे तभी ऑर्गेनाइजेशन चलेगी। एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ द डेट ऑल ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो मनी। बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट आप पैसा लेके आओगे तभी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर सकते हो, कोई भी स्टार्टअप है तभी खड़ा हो सकता है। और एंडिंग पॉइंट इज़ मनी। बेसिकली उसी स्टार्टअप को फिर बेच के जब जाओगे तो उस केस में आपको पैसा मिलेगा, तो एंडिंग पार्ट भी है मनी है। नो ऑर्गेनाइजेशन कैन रन एन एग्जिस्टिंग बिजनेस एंड प्रमोट इन न्यू एक्सपेंशन प्रोजेक्ट विदाउट ए सुटेबल इंटरनली मोबिलाइज फाइनेंशियल बेस। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस को रन नहीं कर सकती या प्रमोट नहीं कर सकती किसी भी एक्सपेंशन प्रोजेक्ट के बिना जो एक सुटेबल इंटरनली फाइनेंशियल बेस के थ्रू काम कर रहा है। इंटरनली या एक्सटर्नली कुछ भी हो, लेकिन आपका फाइनेंशियल बेस होना चाहिए। सोर्स ऑफ द फाइनेंस एंड कैपिटल स्ट्रक्चर आर मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लान। बेसिकली आपका फाइनेंस का फाइनेंस और कैपिटल स्ट्रक्चर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लान है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डायमेंशन स्ट्रेटेजिक प्लान के लिए। और जो फंड मोबिलाइजेशन वो सपोर्ट करता है एक्सपेंशन एक्टिविटी को। और जो फर्म एक वेरी वाइटल है हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। कंपनी इशू करती है इक्विटी शेयर्स को, प्रेफरेंस शेयर्स को एक मोबिलाइज करने के लिए ओनरशिप कैपिटल को और डिबेंचर्स को, ताकि वो बोरोड कैपिटल रेज कर सके। पब्लिक डिपॉजिट्स हैं आपके फिक्स टाइम पीरियड के लिए। ये मेजर सोर्स होते हैं शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म फाइनेंस का। जो ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली आपको ऑफर करती है हाई रेट ऑफ द इंटरेस्ट, जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन नहीं करते हैं, अट्रैक्ट करने के लिए इंटरेस्ट को, इन्वेस्टर्स को रेज करने के लिए फंड्स को। ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट्स और बैंक लोन वगैरह आपके शॉर्ट टर्म फाइनेंस हो सकते हैं। मोबिलाइजेशन ऑफ द फंड्स तो शुरू कर दिया। जो पॉलिसी मेकर है डिसाइड करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए, वो इंडिकेट करेंगे डिज़ायर मिक्स ऑफ द इक्विटी कैपिटल एंड डेट कैपिटल। जो बेसिकली मोबिलाइजेशन ऑफ फंड कैसे होगा, और जो पॉलिसी मेकर डिसाइड करते हैं आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कि आपकी इक्विटी कितनी लगाई जाएगी, डेट कितनी लगाई जाएगी। और कुछ नॉर्म्स देखे जाते हैं डेट और इक्विटी के लिए जो फॉलो किए जाने चाहिए एक रिस्क को मिनिमाइज़ करने के लिए। ऐसा अगर आपकी डेट ज़्यादा होगी, इक्विटी कम होगी, तो उस केस में इंटरेस्ट बर्डन ज़्यादा रहेगा। और इक्विटी ज़्यादा होगी, डेट कम होगी, तो उस केस में क्या रहेगा, आपका ओनरशिप बर्डन रहेगा। तो वो चीज़ है। इन केस ऑफ द पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन द नॉर्म इज़ 1:1 रेशो। पब्लिक सेक्टर के केस में 1:1 रेशो होती है, और जो प्राइवेट सेक्टर फर्म है उसके केस में 2:1 रेशो होती है। कैपिटल इंसेंटिव इंडस्ट्रीज़ के लिए जो आपका प्रपोर्शन होता है डेट टू इक्विटी का, वो काफ़ी हायर होता है। एंड सिमिलर इन केस ऑफ द हाई कॉस्ट प्रोजेक्ट इन द प्रायोरिटी सेक्टर
फॉर द प्रोजेक्ट इन अंडर डेवलप्ड। और बेसिकली हाई कॉस्ट प्रोजेक्ट्स होते हैं आपके प्रायोरिटी सेक्टर्स में, और जो प्रोजेक्ट होते हैं अंडर डेवलपमेंट रीजन्स के थ्रू काम करते हैं। इंपॉर्टेंट डायमेंशंस क्या होती हैं आपकी स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट और फाइनेंशियल पॉलिसी इंटरफेस की। जो इन्वेस्टमेंट और फंड एलोकेशन डिसीजन आपके किए जा रहे हैं वो चीज़ें। एक प्लानर है वो बेसिकली फ्रेम करता है पॉलिसीज़ को रेगुलेट करने के लिए इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट्स में, और रिसर्टेन करने के लिए करंट एसेट्स को। बेसिकली 3 टाइप के प्रपोजल होते हैं जो एक प्लानर इवेल्युएट करता है ग्रुप कंपैरिजन करते हुए। जो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट इवेल्युएशन सिलेक्शन, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब्स होती है इसमें फंड एलोकेशन में। और जो प्लानर का टास्क होता है एक बेस्ट पॉसिबल एलोकेशन ऑफ द फंड्स निकालना कि कैसे इन फंड्स को यूटिलाइज किया जा सकता है रिसोर्सेज के लिए। डिविडेंड पॉलिसी क्या होती है, दूसरा एरिया जो फाइनेंशियल पॉलिसी डिसीजंस बनाता है और इफेक्ट करता है स्ट्रेटजी परफॉर्मेंस होगा कंपनी को। जो क्लोज इंटरफेस है उसके लिए ज़रूरी है फ्रेम करना पॉलिसीज़ को, और जो बेनिफिशियल होता है सबके लिए। जो डिविडेंड पॉलिसी डिसीजंस हैं वे बेसिकली आपके अर्निंग पे डिपेंड करते हैं, कितनी आप अर्निंग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो एज ए डिविडेंड, और कितने हद तक अर्निंग आपने डिस्ट्रीब्यूट की है फ्यूचर एक्सपेंशन को रिटेन करने के लिए। और जो लॉन्ग टर्म फंडिंग होती है आपकी बिजनेस ग्रोथ के थ्रू और डिविडेंड के थ्रू ये कंसिडर की जाती है एज ए पार्ट ऑफ टोटल अर्निंग, और जो आपकी प्रॉफिटेबली यूटिलाइज की जाती है कंपनी के द्वारा। स्टेबिलिटी है डिविडेंड पेमेंट की, और डिज़ायरेबल कंसिडरेशन है जिसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है शेयर प्राइसेस में। जो अल्टरनेटिव पॉलिसी है एक कांस्टेंट परसेंटेज को और नेट अर्निंग्स को पे करने की, वो प्रेफरेबल होती है पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, फ्लेक्सिबिलिटी और एबिलिटी ऑफ द फर्म के हिसाब से। ये बेसिकली आपको मैसेज देती है कि ये एक लेस रिस्क है इन्वेस्टर्स के लिए, और जो कंपनी है एक डिफरेंट अल्टरनेटिव को फॉलो कर रही है और बेसिकली अगर वो मिनिमम डिविडेंड पर शेयर पे करती हैं और एडिशनल अर्निंग पे, जो अर्निंग्स आपकी हाई होती है नॉर्मल अर्निंग से, लेकिन इन्वेस्टर्स क्या अपॉर्चुनिटी देखता है कि फाइनेंशियल नीड्स ऑफ फर्म की और जो शेयर होल्डर की प्रेफरेंस है डिविडेंड के अगेंस्ट और कैपिटल गेन के अगेंस्ट, उसको कंसिडरेशन में लिया जाए एक राइट डिविडेंड पॉलिसी भी आने के लिए। मतलब जितना वो डिविडेंड चाहता है उस हिसाब से देखा जाए और कंपनी को भी देखा जाए कि उतना दे सकती है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम बैलेंसिंग द गोल्स वर्सेस सस्टेनेबल ग्रोथ। जो आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं उनको बैलेंस करना और सस्टेनेबल ग्रोथ है उसको मेंशन करना। सस्टेनेबल ग्रोथ मतलब लंबे टाइम के साथ हमारी ग्रोथ चलती रहती है। द कंसेप्ट ऑफ द सस्टेनेबल ग्रोथ कैन बी हेल्पफुल फॉर प्लानिंग द हेल्दी कॉर्पोरेट ग्रोथ। जो कंसेप्ट है आपका सस्टेनेबल ग्रोथ का वो हेल्पफुल होता है एक हेल्दी कॉर्पोरेट ग्रोथ को बनाने के लिए। और ये कंसेप्ट बेसिकली फोर्स करता है मैनेजर को कंसिडर करने के लिए फाइनेंशियल कंसिक्वेंसेस को जो सेल के थ्रू इंक्रीज हो रहे हैं और जो सेल्स ग्रोथ के साथ कंसिस्टेंट है ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल पॉलिसीज ऑफ द फर्म में। अगर कोई भी कंफ्लिक्ट अराइज किया जाता है, जो ग्रोथ ऑब्जेक्टिव है कंसिस्टेंट नहीं है आपके वैल्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबल ग्रोथ के साथ, तो वहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि राइट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज में टेक ए डिफिकल्ट शेप। जो आपका राइट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है कि हमने सही से रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट किया है या नहीं, और जो करंट स्टेक होल्डर्स हैं और जो फ्यूचर स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच में। और ये भी रेफ़र करेंगे। ये बेसिकली पहला आप देखोगे ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नीचे की तरफ चलते हैं। जो हमारा सस्टेनेबल ग्रोथ है वो इम्पोर्टेंट है एक एंटरप्राइज लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए। लाइक हम शुरू में जब प्लान करते हैं तो पहले ये देखते हैं कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को फॉलो करके कि ऑर्गेनाइजेशन लंबे टाइम तक सस्टेन होगी भी या नहीं। जो हम अभी ग्रोथ कर रहे हैं, जितनी रिसोर्सेज लगा रहे हैं, जो फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं, वो हम लंबे टाइम को सोच के करते हैं कि हाँ लंबे टाइम के लिए हमें इसको करना है, प्लस इसी के थ्रू हम इसको आगे बढ़ाएंगे, सस्टेन करेंगे। जो आपकी टू फास्ट और टू स्लो ग्रोथ है वो अगेंस्ट होते हैं एंटरप्राइज के ग्रोथ के। जो फाइनेंशियल्स हैं आपके प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल एंटरप्राइज डेवलपमेंट में, और एडोप्ट करते हैं आपकी सस्टेनेबल फाइनेंशियल पॉलिसी, और इनिशिएट करते हैं कि आपकी जो एंटरप्राइज की ग्रोथ है उसकी स्पीड क्लोज हो सस्टेनेबल ग्रोथ रेशो के। लाइक आपकी सस्टेनेबल ग्रोथ रेशो है वो 4% से बढ़ रही है, लेकिन एंटरप्राइज बेसिकली आपकी बढ़ती जा रही है 20% से 25% से। तो ये हम इंश्योर किया जाता है कि ग्रोथ आपकी बेसिकली शॉर्ट टर्म तो नहीं है, किसी तरह फ्लक्चुएशन की वजह से तो नहीं आ रही,
तो हम ये मैच करने की कोशिश करते हैं कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ है वो सस्टेन होनी चाहिए टाइम के साथ साथ, और उसको हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए देखते हैं कि हाँ ये लॉन्ग टर्म तक कैसे जाएगी और कैसे हम इसको बेटर बना सकते हैं, और जो आपकी सस्टेनेबल हेल्दी डेवलपमेंट है या नहीं ऑर्गेनाइजेशन में, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाएगी। व्हाट मेक एन ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल सस्टेनेबल? क्या बनाता है सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबल? मोर देन वन सोर्स ऑफ द इनकम। बेसिकली ये सबसे बेस्ट चीज़ है। अगर आप इंडिविजुअल में देखें, अगर आपकी खुद की एक सैलरी है तो आपकी वन सोर्स ऑफ इनकम वो है। कल को जॉब छूट जाती है तो आप फिर से गरीब बन जाओगे, तो आपके पास मोर देन वन सोर्स ऑफ द इनकम होना चाहिए। मोर देन वन वे ऑफ द जनरेटिंग इनकम। बेसिकली आप जो इनकम जितनी जनरेट कर रहे हो उसके लिए भी आपके पास एक से ज़्यादा वे होना चाहिए। कंपनी के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं हम लोग। स्ट्रेटजिक एक्शन एंड फाइनेंशियल प्लानिंग रेगुलरली। बेसिकली अपने फाइनेंशियल प्लानिंग, स्ट्रेटजिक और एक्शन प्लानिंग रेगुलरली बनाओ, टाइम टू टाइम एक्शंस को देखते हुए। अभी जैसे कोरोना आ गया, कोरोना के बेसिस पे आप कैसी प्लानिंग बना रहे हो, तो आप बेसिकली डायनामिक रहो इन्वायरमेंट के साथ। एडवोकेट फाइनेंशियल सिस्टम, आपके पास एक फाइनेंशियल सिस्टम काफ़ी बेटर होना चाहिए। गुड पब्लिक इमेज, आपकी जो पब्लिक इमेज है काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। क्लियर अबाउट इट्स वैल्यू एंड द क्लैरिटी, आपकी वैल्यूज़ क्लियर होनी चाहिए, आप क्या करना चाहते हो। और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए आपके पास, कैसे आप फाइनेंशियल बेसिकली अपने फाइनेंशियल को यूज़ करना चाहते हैं। जो सस्टेनेबल ग्रोथ रेट है आपकी, वो कंसेप्ट दिया था रॉबर्ट सी हिगिंस ने। ये बेसिकली एमसीक्यू में आ सकता है। जो मैक्सिमम रेट है ग्रोथ इन द सेल्स दैट कैन बी अचीव्ड। बेसिकली आपका जो मैक्सिमम रेट है जो सेल्स के थ्रू आ रहा है उसको हम अचीव कर सकते हैं। लाइक आपकी सेल्स अगर ग्रो हो रही है 20% के हिसाब से, तो इसको हम क्या अचीव कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो सस्टेनेबल ग्रोथ रेट ये देखता है। गिवन द फर्म्स प्रॉफिटेबिलिटी, फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी देखता है, एसेट यूटिलाइजेशन देखता है, और डिजायर्ड डिविडेंड पे आउट देखता है कि कैसे हम काम कर रहे हैं, और डेट रेशियोज देखता है कैसे हमारी डेट काम करेंगे। जो सस्टेनेबल ग्रोथ रेट आपकी मेज़र है कि हाउ मच ए फर्म कैन ग्रो विदाउट बोरिंग द मोर मनी। बेसिकली आपकी फर्म कितना ग्रो हो सकती है बिना कोई पैसा उठाए, तो सस्टेनेबल ग्रोथ रेट है। फर्म हैज़ पास द रेट, इट मस्ट बोरो द फंड्स फ्रॉम अनदर सोर्स टू फैसिलिटेट द ग्रोथ। बेसिकली फर्म अगर इस रेट को पास कर देती है, इतने रेट पे पहुंच जाती है, तो बाद में आप बोरो कर सकते हो फंड्स को किसी अनदर सोर्स से, इस ग्रोथ को फैसिलिटेट करने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए या वो इतना ही रखने के लिए। जो वेरिएबल हैं वो बेसिकली आपके नेट प्रॉफिट मार्जिन होते हैं, नई और एग्जिस्टिंग रेवेन्यू पे, एसेट टर्न और रेशो होती है, और रेशो ऑफ द सेल्स रेवेन्यू टू टोटल सेल्स, इसको देखते हैं। मतलब आपकी सेल्स टू टोटल सेल्स को देखेंगे कि इसके बेसिस पे आपकी जो ग्रोथ है वो कितना आगे बढ़ रही है। लाइक हमारे पास कितनी सेल्स की रेवेन्यू आ रही है और कितने एसेट्स हैं, ये देखा जाएगा हमारा। रिटेंशन रेट देखी जाएगी किस हिसाब से। लाइक रिटेंशन रेट वो होती है आपकी डिविडेंड पे करने के बाद आपके पास खुद का पैसा कितना बचता है, तो आप उसको रिटेंशन रेट बोलते हैं। तो सस्टेनेबल मॉडल ग्रोथ अज्यूम करता है दो चीज़ों को, दैट द बिजनेस वांट टू मेंटेन द टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर विदाउट इशूइंग न्यू प्राइवेट इक्विटी, न्यू इशू शेयर, न्यू इक्विटीज़। तो सस्टेनेबल ग्रोथ इस चीज़ को मेजर करता है कि बिजनेस मेंटेन कर सकते हैं टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर्स को कोई भी नई इक्विटी इशू किए बिना, एंड मेंटेन ए टारगेट डिविडेंड पे आउट रेशियो, एक टारगेट डिविडेंड पे आउट रेशियो मेंटेन कर सकते हैं। नहीं इंक्रीज द सेल्स एज रैपिडली एज द मार्केट कंडीशन अलाउ, इंक्रीज कर सकता है सेल्स को ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट कंडीशंस के हिसाब से। और जो एसेट्स हैं बिगनिंग ऑफ द पीरियड में इक्विटी रेशियो के रिगार्डिंग कॉन्स्टेंट है या नहीं, जो आपके एसेट्स हैं बिगनिंग ऑफ द पीरियड में इक्विटी रेशियो के रिगार्डिंग कॉन्स्टेंट है या नहीं, जो फर्म का ओनली सोर्स ऑफ द न्यू इक्विटी है और रिटेन अर्निंग है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली देखी जाती हैं। जो सस्टेनेबल ग्रोथ रेट है कंसिस्टेंट होती है आपके एविडेंसेस के हिसाब से, जो कॉरपोरेशन देख रही है कि हमें नए शेयर्स को इशू करना चाहिए या नहीं, और जो फर्म है आपकी एडिशनल कैपिटल इशू कर सकती है या नहीं, ये चीज़ भी देखी जाती है। और जो आपका प्रिंसिपल देखा जाता है नो ग्रोथ रेट का। इकोनॉमिस्ट और बिजनेस रिसर्चर्स इस चीज़ को देखते हैं कि जो सस्टेनेबल ग्रोथ रेट है वो पॉसिबल नहीं होनी चाहिए विदाउट नीड टू ट्विन कॉर्नरस्टोन। बेसिकली ये देखते हैं कि जो सस्टेनेबल ग्रोथ है वो पॉसिबल नहीं होनी चाहिए। जो ग्रोथ स्ट्रेटजी, ग्रोथ कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से कंपनीज एक इनएडवोकेट अटेंशन पे करेंगी एक एक्सपेक्ट पे और दूसरे पे नहीं करेंगी, तो वो बेसिकली फेल हो जाएगा। अगर आपने ग्रोथ स्ट्रेटजी पे ज़्यादा टाइम लगाया और आपने ग्रोथ कैपेबिलिटीज़ नहीं देखी कि मेरी कंपनी इतनी ग्रोथ कर सकती है या नहीं, तो आप सस्टेनेबल ग्रोथ कर ही नहीं पाओगे। ऑर्गेनाइजेशन को बेसिकली सस्टेनेबल क्या बनाता है? इन ऑर्डर टू सस्टेनेबल इनोवेशन मस्ट
क्लियर स्ट्रेटजी डायरेक्शन होनी चाहिए, स्कैन करने की एबिलिटी होनी चाहिए इन्वायरमेंट की, और आइडेंटिफाई करना चाहिए अपॉर्चुनिटीज़ को, वर्क के हिसाब से ट्रैक करना चाहिए, और आपको अट्रैक्ट और मैनेज करना चाहिए कंप्लीट स्टाफ, अच्छे लोग होने चाहिए आपके पास, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए आपके पास बेटर, और डेमोस्ट्रेट और इफेक्टिव इम्पैक्ट होना चाहिए लेवरेज का और फर्दर रिसोर्सेज का, और जो आपकी कम्युनिटी सपोर्ट होना चाहिए, लोग आपको सपोर्ट करते होने चाहिए, आपकी कंपनी बेटर सोशल वेलफेयर के लिए काम करती होनी चाहिए। जो सस्टेनेबल ग्रोथ मॉडल है वो बेसिकली सिचुएशंस में हेल्प करता है, बोरो रिक्वेस्ट करता है एडिशनल फंडिंग के लिए तो उसको तुरंत मिल जाती है अगर आपकी ग्रोथ सस्टेनेबल है, अगर एडिशनल लोन चाहिए वो मिल जाएगा, तो ये काफ़ी बेटर रहता है। और जो फर्म्स हैं, मैच्योर फर्म्स हैं, उनकी एक्चुअल ग्रोथ रेट है वो लेस देन होती है सस्टेनेबल ग्रोथ रेट से, क्योंकि आपको टाइम रिटर्न आपकी बढ़ती जा रही है। जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव है वो फाइंड करना है प्रोडक्टिव यूज़ फॉर द कैश फ्लो, यस इन कैश फ्लोज को अच्छी तरह यूज़ कर सकते हैं जो हमारी एग्जैक्ट नीड्स को पूरा कर सके, एक्सेस ऑफ द नीड्स के हिसाब से। जो ऑप्शन अवेलेबल है बिजनेस ओनर्स एग्जीक्यूटिव के हिसाब से वो इंक्लूड करते हैं कि आपको जो रिटर्न की जा रही है मनी शेयर होल्डर को, या डिविडेंड के थ्रू आपकी इंक्रीज़ की जा रही है, वापस की जा रही है, वो आपकी रिड्यूस करनी चाहिए फर्म के डेट लोड को, और इंक्रीज़ करनी चाहिए आपके लिक्विड एसेट्स को। जो ग्रोथ है दो सोर्सेज से आती है बेसिकली, इंक्रीज वॉल्यूम एंड इन्फ्लेशन, कितनी आपकी वॉल्यूम है कितना इन्फ्लेशन है उनसे आपकी ग्रोथ निकलती है। और जो इन्फ्लेशनरी इंक्रीज आपका एसेट्स का वो फाइनेंस किया जाता है रियल ग्रोथ के थ्रू, और जो इन्फ्लेशन है इंक्रीज होता है अमाउंट ऑफ द एक्सटर्नल फाइनेंस में जो आपका चाहिए उस चीज़ के लिए, और इंक्रीज करता है डेट टू इक्विटी रेशियो को कि जिस हिसाब से आपकी बेटर वो की जा रही है। तो बेसिकली ये हमारा चैप्टर था सस्टेनेबल ग्रोथ के रिगार्डिंग। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। हम पूरे एसएफएम और हर एक सब्जेक्ट को कवर करने वाले सी ए फाइनल के।